नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा स्टार्ट हो गई है और आपके 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। जैसे कि गणित का, अंग्रेजी का और हिंदी का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान सब्जेक्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी चैनल पे जा कर के इसका पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें 1 से 10 तक के मैंने क्वेश्चन और आंसर्स दोनों बताए हैं। और नेक्स्ट रहेगा 11 से स्टार्ट इस वीडियो में, जो कि 11 से 26 तक के टोटल जितने भी आपके क्या बोलते क्वेश्चन हैं और आंसर हैं वो इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। और जो इसका पार्ट 1 है उसमें 1 से लेकर के 10 तक की क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप अभी चैनल पर जाकर के इसका पार्ट 1 देखें और अगर देख लिया है तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 देखें। ठीक है। जैसे समय आपको पता होगा कक्षा भी और पूर्णांक भी, क्योंकि आप अपने 3 पेपर दे के आ गए हैं। और नेक्स्ट विज्ञान का पेपर रहेगा गुरुवार के दिन। तो चलिए बच्चों, परीक्षा सत्र आप देख सकते हैं 24 से 25 के बीच की है। तो पेपर को बिल्कुल भी मजाक में न लें, क्योंकि बच्चों आप तो जानते हैं कि हम बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर डालते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता, पूरे इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से 11वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा। सबसे पहले 11वां, ऐसे 2 पोषक तत्व के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो आपको क्या लिखना है कि शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में मदद करने वाले 2 पोषक तत्व विटामिन और खनिज। ठीक है। तो 11वें का आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, रेत और जल में मिश्रण से लाए रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो चलिए, रेत और पानी को अवसादन और निथारना प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। ठीक है। तो आप इस प्रकार इसमें 12वें का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। क्या है, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए, 13वें का आंसर है, अगर अंकुरित बीज पर नियंत्रण रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद ये बीज पौधे में बदल जाएंगे। ठीक है। चलिए, 14वां प्रश्न देखते हैं। गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन में उपस्थित संधि का नाम क्या लिखना है। तो गर्दन में उपस्थित मौजूद संधि का नाम धुराग्र संधि है। क्या है बच्चों, धुराग्र संधि। तो इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। लुढ़की हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लुढ़की हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो जमीन पर लुढ़कती गेंद में दो तरह की गति होती है, स्थानांतरणीय गति और घूर्णी गति। ठीक है। चलिए, छाया कैसे बनती है, जो कि अपना 16वां प्रश्न है। तो प्रकाश की किरणें वर्धित होती हैं तभी वस्तु की छाया मिलती है। छाया का आकार सूर्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। छाया हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बना सकती। ठीक है बच्चों। तो 17वां प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3-3 अंक का है। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको समझाना है। तो चलिए, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए बाष्पीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन 3 पॉइंट्स को लिखना है। जैसे बाष्पीकरण तापमान पर तरल पदार्थ की गैसीय रूप में बदलने की प्रक्रिया है। और समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल की उत्तरी झीलों में इकट्ठा किया जाता है। सूरज की नमी पानी से बाष्पीकरण हो जाती है और नमक ठोस रूप में रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 17 का आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 18वां है। पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफी की दुकान में गई। वह उसने देखा कि एक टॉफी कांच की बोतल में रखी हुई थी। कारण बताइए कि दुकान में टॉफियां कांच की बोतल में क्यों रखी थीं। तो चलिए, 18वें ऊपर, कांच की बोतल की टॉफियां रखने के निम्न महत्वपूर्ण कारण। पहला, सुरक्षा और संरक्षण। ठीक है। फिर, कांच की बोतलें हवा और नमी से टॉफियाँ सुरक्षित रहती हैं। कीड़े और कीट टॉफियों के पास नहीं आ सकते। बोतलें टॉफियों को धूल और गंदगी से बचाती हैं। दूसरा, स्वच्छता में आप देख सकते हैं इस प्रकार स्वच्छता में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है।
जैसे कि स्वच्छता में कांच पारदर्शी और साफ होता है, इसमें बैक्टीरिया और जीवाणु नहीं पनप सकते, आसानी से साफ किया जा सकता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में टॉफियों की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें कांच में नमी और हवा का प्रवेश नहीं होता, टॉफियाँ ताज़ा और स्वस्थ रहती हैं, उनका स्वाद और गुणवत्ता बरकरार रहती है। ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ से 19वां प्रश्न हो चुका है। हमें पदार्थों की पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? तो चलिए इसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं। उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों में हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं, इसीलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से पहले हमें उससे उपस्थित या मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को पृथक की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं, क्या है? उपास्थि से आप क्या समझते हैं? उपास्थित से आप क्या समझते हैं? तो चलिए 20वें का आंसर आप देख सकते हैं। उपास्थित एक संयोजी ऊतक है जो शरीर में कई हिस्से में पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप 20 का आंसर लिख दीजिएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21वां। क्या ऐसी कौन सी जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी हैं। क्या? डॉल्फिन और व्हेल जो कि स्तनधारी हैं। ठीक है। चलिए बच्चों 22वां प्रश्न देखते हैं। सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों तथा पादपों दोनों के लिए सत्य है? कारण लिखिए। तो आप 22वें का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। आइए विस्तार से समझते हैं। ठीक है। क्या है जीवों में गति? आप देख सकते हैं जानवर गतिशील होते हैं, वे स्थान बदल सकते हैं, अपने भोजन के लिए घूम सकते हैं, खतरे से बचने के लिए चल सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ठीक है। और पादपों में गति कैसे देखते हैं? यहाँ पे पौधे स्थिर होते हैं, वे एक जगह पर जड़ें जमा कर रहते हैं, अपनी जगह से नहीं हिल पाते। हालांकि पौधों में कुछ विशेष गतियां होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पुष्प का झुकना, पत्तियों का सूर्य के अनुसार मुड़ना, कुछ पौधों में संवेदी गति, सड़े पौधों में पत्तियों का बंद होना और बीज और फलों का गिरना। निष्कर्षण देख सकते हैं सभी सजीव गति करते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से यहाँ तक 22 का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 23वां क्वेश्चन। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत बताइए, 23वां प्रश्न है। चलिए तो विटामिन के मुख्य प्रकार और उनके स्रोत, तो आप जल में घुलनशील विटामिन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 विटामिन लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे 4 5 विटामिन हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन B1 थायमिन। ठीक है। साबुन, अनाज, मांस, मछली, दाल है। विटामिन B12 में क्या होगा? राइबोक्लोविन है। तो दूध, अंडे, हरी सब्जियां, मांस। फिर विटामिन B3 नियासिन, चिकन, मछली, मूंगफली और अनाज। विटामिन B12 स्रोत में क्या जाएगा? मांस, अंडे, दूध उत्पाद। विटामिन C जिसमें नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर। और वसा में घुलनशील विटामिन आप देख सकते हैं तो गाजर, पालक, अंडा, दूध। ठीक है। विटामिन A है, विटामिन B है, 3 है, तो BE है और VK है। ठीक है। तो आप इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा और इसके 5 पॉइंट इसके लिख दीजिए जल में घुलनशील विटामिन के। ठीक है बच्चों। तो 23वां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 24वां देखते हैं। जड़ों को स्थिरता क्यों कहा जाता है? स्थिरक क्यों कहा जाता है? यह किस प्रकार की मिट्टी में मजबूत से जमाए रखती है कि क्रियाविधि प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप देख सकते हैं 24वें का आंसर। चलिए इसको इतना लिख दीजिएगा। पौधों की जड़ें पौधे की मिट्टी को मजबूत से जमाए रखती हैं, इसीलिए हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते, इसलिए जड़ों को पौधों के स्थिरता भाग कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए 25वां प्रश्न पढ़ते हैं। आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25वें को क्या लिखना है उसमें। आवर्तकाल वह गति है जिससे कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराकर इस प्रकार की गति की आवर्ती गति करते हैं।
किसी सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना भी आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट प्रश्न है बच्चों और 26वां प्रश्न है। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी को परिभाषित करती हुई 3 अंतर लिखना है। तो चलिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पारदर्शी को ऐसे परिभाषित करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पारदर्शी को परिभाषित कीजिएगा, फिर अपारदर्शी को परिभाषित कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूरा। तो पारदर्शी और अपारदर्शी को पहले परिभाषित करना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को परिभाषित करना था और उनको उदाहरण भी लिखने थे। तो आप परिभाषित करके उदाहरण लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में बच्चों, जो आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और गुरुवार के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक यू बच्चों।